का समाधान करवाना। पर सुनकर वो डिवकॉम को बता सकते हैं, डीसी को बता सकते हैं, एसएसपी को बता, वो खुद ही चलेंगे नहीं जी हम खुद जाके कार्रवाई करेंगे। वही आपको मई के पहले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगभग 15 एमएलए जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं, 2 कांग्रेस से होंगे, 1 इंडिपेंडेंट होंगे, कैबिनेट भी पूरी तैयार हो गई है। तो आप 25 मई से पहले कोई स्पेशल सेशन ला रहे हैं पार्लियामेंट का, या क्या करने जा रहे हैं? कब तक आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा? कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो एमएलए होगा या एमपी होगा या मंत्री होगा। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो एमएलए होगा या एमपी होगा या मंत्री होगा। ये आदमी तो वो कह रहा है जो सेमी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है, सेमी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है। अगर अपने लोगों को ही उमर साहब जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, उस आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नेता था और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। मतलब क्या है कि आपकी कम से कम, और इससे तो ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर धड़े ही धड़े हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, कोई पूछने गाछने वाला नहीं। अनुशासन चिल्लाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अचानक ही क्या होने लगा है? प्रदेश अध्यक्ष बोलते नहीं, लेकिन पार्टी के चुने हुए एमएलए जो मनाता है वह बोलते हैं, और रोज कोई एक नया तमाशा जम्मू जिले में और जम्मू शहर में देखने को मिल रहा है। कारण क्या है इसका? और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को जानने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर घाटी के कार्यकर्ता जो पार्टी को एक सीट जितवाने में कामयाब नहीं हो पाए, शराब के ऊपर प्रतिबंध को लेकर रैली निकाल रहे हैं घाटी में। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हैं। सेठी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, सुरक्षा व्यवस्था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है, और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो आपकी पार्टी को एक असेंबली की सीट नहीं जितवा पाए, वो कल प्रदर्शन कर रहे थे कि शराब के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन है घाटी में, या अनुशासनहीनता है, या ये कौन लीडर हैं जो ये सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप शराब के खिलाफ जो है अभियान छेड़ दीजिए, जबकि पावरें तो सारी उपराज्यपाल के पास है? देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि कश्मीर घाटी के नेता सीट नहीं जिता पाए, ये भी गलत सोच है, क्योंकि सीट कश्मीर घाटी में कोई बीजेपी अलग नहीं है और जम्मू में अलग नहीं है। ठीक, एक ही पार्टी है। अगर कश्मीर घाटी में हमारे को कोई सीट नहीं मिली है तो पूरी की पूरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली कश्मीर घाटी के नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा बात यह है कि सैद्धांतिक तौर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हमको लोगों को लेके जाना चाहिए उस तरफ जहाँ पे नशा करने की लत जो है वो खत्म हो जाए। शराबखोरी की लत भी खत्म होनी चाहिए, ऐसा पार्टी का मानना है। ठीक, अगर आप एक्साइज एक्ट और एक्साइज पॉलिसीज को भी देखें तो उसमें गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट यही है कि अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि सोसाइटी जो है उसमें इंटॉक्सिकेंट जो है वो नहीं होने चाहिए, लिकर भी नहीं होनी चाहिए। जब तक वो सोसाइटी में सुधार न आ जाए, जब तक हम लोगों को कन्विंस न कर दें, तब तक शराब की बिक्री पे यकदम अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो उसके परिणाम जो है वो काफ़ी नुकसान वाले भी हो सकते हैं। ठीक, इलीगल शराब मार्केट में आ जाए, जहरीली शराब मार्केट में आ जाए, कुछ और नशे जो हैं उनकी बढ़ोतरी हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आप में जो है एक स्टडी को इनवाइट करती हैं कि जिसमें उसको देखे बगैर समाज में कुछ संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको बात करता हूँ, जैसे राधा स्वामी संस्था है। ठीक, तो राधा स्वामी संस्था के प्रभाव में लाखों लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, पूरे हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर में भी है। अब उनका ये तैया है कि शराब नहीं पीनी है। ठीक, और राधा स्वामी फॉलोअर्स जो हैं वो शराब नहीं पीते हैं। ठीक, और ये एप्रिसिएशन करने वाली बात है कि राधा स्वामी संगठन का ज़्यादा व्यापक असर जो है वो बॉर्डर एरियाज में, रूरल बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा है, और उनके प्रभाव के चलते हुए लोगों ने शराब छोड़ दी। ठीक, अब ये लोगों के माइंड सेट को चेंज करके शराब छुड़वाने वाली बात जो है वो समझ में आती है। इस तरह बाकी संस्थाएं भी हैं। लेकिन सिर्फ साहब मुझे आपसे ये समझना है, केवल 14 शराब की दुकानें पूरे कश्मीर संभाग में हैं, 291 के करीब शराब की दुकानें जम्मू संभाग में हैं। यहाँ आपका संगठन मजबूत भी है, यहाँ आपका संगठन बड़ा भी है,
यहाँ पर अगर आप धरने प्रदर्शन करेंगे तो स्वाभाविक है सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो आपके पास ताकत है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ आप खामोश हैं, और जहाँ आपके पास ताकत नहीं, जहाँ 14 शराब की दुकानें हैं वहाँ प्रतिबंध चाहिए, यहाँ जहाँ 291 हैं यहाँ खामोशी है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है बीजेपी में। देखिए, रेवेन्यू जनरेशन जो है वो भी एक बड़ा इशू होता है। हम सब मानते हैं कि स्मोकिंग जो है उससे नुकसान होता है, ठीक। हम सब ये भी मानते हैं कि स्मोकिंग का कोई फायदा नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि सरकार करोड़ों रुपया हर साल खर्च करती है स्मोकिंग के दुष्प्रभावों को से लोगों को बाहर निकालने के लिए। कैंसर फॉर्म करता है, रोज पोस्टर लगे हैं, लेकिन स्मोकिंग तो फिर भी बैन नहीं हुई, क्योंकि उसका एक एंगल जो है वो रेवेन्यू जनरेशन भी है। ठीक। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट में कह देना कि शराब जो है उसकी बिक्री पूरी बंद हो जानी चाहिए, वो भी तथ्यों को देखने वाली बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली एम हो सकता है समाज का, पूरे के पूरे समाज का, वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख हो, कोई और समाज हो, उनका एम ये जरूर हो सकता है कि सोसाइटी में लोग शराब न पिएं, लेकिन उसके लिए समाज को तैयार करना पड़ेगा। लेजिस्लेशन के डंडे से समाज तैयार नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल शेर साहब ये है, 224 शराब की दुकानें साल 2019 से पहले थी जी। जम्मू संभाग में जो शराब की दुकानें खुली हैं, और उसमें से केवल 4 शराब की दुकानें घाटी में थी। घाटी में 10 बड़ी हैं, और जम्मू संभाग में लगभग 71 शराब की दुकानें बड़ी हैं, 71 जम्मू संभाग में। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या ये घाटी का जो आपका संगठन है, उनको इस बात की जानकारी है कि शराब पर प्रतिबंध को लेकर ज़्यादा गंभीरता तो जम्मू संभाग में दिखनी चाहिए, घाटी में तो 10 शराब की दुकानें बड़ी हैं। देखिए, ऐसा है कि घाटी में संगठन की तरफ से प्रदर्शन जो हुआ, एक आध प्रदर्शन जो हुआ, वो समाज का रोष जरूर हो सकता है शराब नोशी के खिलाफ, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक। एज पॉलिटिकल पार्टी हम पॉलिटिकल इश्यूज को लेते हैं, और पॉलिटिकल इश्यूज को लेने से पहले ये सोचना पड़ता है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। मुझे लगता है कि उसको सोचे बगैर जो है ये करना जो है उससे नुकसान भी होगा, क्योंकि घाटी में क्या अब नई एक राजनीतिक जो है एक स्टेप ऐसा आ जाएगा कि इस घाटी में जगह जगह पे प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जगह जगह पे प्रदर्शन होने का मतलब है कि क्या घाटी में किसी भी तरीके के प्रदर्शन की दौर एक नया शुरू हो जाएगा। फिर आपको पता है कि जब घाटी में प्रदर्शन शुरू होते हैं तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कौन सी फोर्सेस जो है वो बीच में आ जाती हैं। ठीक। तो इसके लिए थोड़ा संयम से जो है काम करने की ज़रूरत है। समाज को चेंज करने वाली बात तक तो हम मानते हैं कि उस पे जो है वो कदम होने चाहिए। लेजिस्लेटिव पावर्स के थ्रू शराब को बंद करना जो है वो मुश्किल काम है, उसमें उससे पहले समाज को बदलना पड़ेगा, तो उसके बाद ही इसके बारे में बात हो सकती है। सर साहब, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका संगठन जानता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कितना परिवर्तन घाटी में आया है, क्या शांति बहुत हद तक घाटी में है। उसके बाद पहलगाम का आतंकी हमला होता है, टूरिस्ट घाटी से दूर होना शुरू हो जाता है, बड़ी मुश्किल के साथ दोबारा से पर्यटक घाटी वापस आना शुरू हो गए हैं। उससे पहले घाटी में एक सस्टेन्ड कैंपेन लंबे समय तक चला, जिसमें दिखाया गया कि जनाब देखो जी, धार्मिक स्थल के बाहर शराब पी जा रही है, फिर आया जी शिकारे में शराब पी रहे हैं, फिर आया जी पर्यटक। फिर उसके बाद एक मेंबर पार्लियामेंट ने बयान दिया, कहा जी ये जो पर्यटक बाहर से जम्मू कश्मीर में आते हैं, ये यहाँ पर जो यहाँ के समाज का ताना बाना बदलने के लिए आ रहे हैं, इस तरह का बयान भी दिया। इसके बीच में आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए 2 चीजें शेर साहब, इसके बीच में आपसे समझना चाहता हूँ, आप अगर शराब के ऊपर प्रतिबंध को लेकर आपकी पार्टी भी गंभीर है, तो मुझे बताइए व्हाट विल अट्रैक्ट टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, क्यों आएगा? मुझे बताइए, दुनिया के अलग अलग कोनों में जहां पर भी आप इंडोनेशिया जाइए, आप मलेशिया जाइए, कितने देशों के मैं नाम गिनवाऊं जो मुस्लिम देश हैं, जहां पर शराब पर अगर रोक है तो आम वहां के नागरिकों के लिए है, लेकिन टूरिस्टों के लिए तो दुनिया भर की शराब हर जगह अवेलेबल है। तो आप समझ जाओगे ये किस तरह की राजनीति है जो आपके एक तो पहले ये मिसनॉमर है कि शराब जो है कश्मीर में जितना उसकी खपत हो रही है वो टूरिस्ट जो है वो कर रहे हैं। टूरिस्ट जो शराब पीने वाले कश्मीर में होंगे, उनकी तादाद जो है वो 10% 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक। बाकी शराब जो है वो लोकल कंजप्शन है। ठीक। तो इसलिए टूरिस्ट के साथ जोड़ के शराब की बिक्री को, प्रचार को करना जो है वो भी गलत होगा। दूसरी बात ये है कि नॉर्मलसी को भी इस एंगल से नहीं देखा जा सकता कि शराब बिक रही है तो इसका मतलब नॉर्मलसी आ गई, वो एक अलग इशू है। ठीक।
शराब पीना या नहीं पीना ये किसी का व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है। अगर शराब पीना इलीगल नहीं है, मतलब अगर आप 21 साल से ऊपर हो और अगर आप पीना चाहते हो तो इलीगल नहीं है, लॉ परमिट करता है। जब तक कानून है, कानून बदल जाएगा, गुजरात में बदल गया, बिहार में बदल गया तो इलीगल भी हो गया। ठीक। जब तक वो इलीगल नहीं है तो तब तक इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। आप दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हो कि कानून इसको परमिट भी करता है लेकिन तब भी आप नहीं पियोगे। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कंसर्न हूँ, इसके माध्यम से दोबारा रेडिकलाइज करने की कोशिश जो की जा रही है कश्मीर के समाज को, वो एक डेंजरस कदम है। तो मुझे लगता है कि रेडिकलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी इन कश्मीर जो है उसके बारे में हमारे को चिंता होनी चाहिए। दोबारा 1990 के दशक का माहौल नहीं बन जाए। ठीक। कि वहाँ पे डिक्टेट होती थी कि शराब की दुकानें भी बंद हो गई, थिएटर बंद होगा, लड़कियों को मजबूर किया कि आप हिजाब में आओ, थिएटर बंद कर दिए, थिएटर बंद कर दिए, एंटरटेनमेंट के सारे सिस्टम, ये नहीं चलेगा। समाज अब आगे बढ़ चुका है। दोबारा कश्मीर को 1990 के दशक में ले जाने वाली कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। शेर साहब मुझे बताइएगा कि ये तो होगा घाटी, अब आइए जम्मू संभाग में, यहाँ पर आपके चुने हुए नुमाइंदे पहले एक बयान देते हैं, उसके 3 दिन के बाद वो एक और एमएलए को लेकर पहुंच जाते हैं महामाया के पास। वहाँ पर गुजर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, उनको लेकर प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं जी यहाँ से इनको हटाइए नहीं तो हम खुद हटाएंगे, इस तरह का कोई बयान देते हैं। फिर उसके 2 दिन के बाद एक और आपके चुने हुए एमएलए वहाँ पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी आकर जो है किसी किस्म का कोई बवाल नहीं कर सकता। मैं समझना चाहता हूँ कि गुजर बकरवाल समुदाय को लेकर गृह मंत्री क्या कहते हैं आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के विचार क्या हैं आप जानते हैं, उसके बीच में ये सब करने की ज़रूरत क्या है? और क्या इन एमएलए की पहली जिम्मेदारी ये नहीं थी कि अगर आपको लगा कहीं पर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो आप, सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, उनसे बात कर खुद ही जाके जो है सारा कार्यक्रम करेंगे, और अगले दिन आपका एमएलए दूसरा एमएलए जाकर कहता नहीं ना वो तो मेरे क्षेत्र में आने की ज़रूरत नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें पहले सैद्धांतिक तौर के ऊपर समझनी ज़रूरी है। जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं, उसका एक मखसूस दायरा है। ठीक। वो ये परमिट नहीं करता है कि आप नई कोई इंक्रोचमेंट कर दो, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इंक्रोच कर दो, वहाँ पे घर बना दो, ठीक, कब्जे कर लो, वो तो परमिटेड नहीं है। तो अगर कहीं पे कोई भी कम्युनिटी की तरफ से, चाहे वो गुजर बकरवाल हो या कोई और भी कम्युनिटी हो, उसकी तरफ से फॉरेस्ट की लैंड के ऊपर नाजायज कब्जा करने की कोशिश होती है तो उस कोशिश को तो रोकना चाहिए। ठीक। लेकिन रोकने का तरीका क्या है? ठीक। क्या कानून को हाथ में लिया जा सकता है, और जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है सिर्फ उसको इन्वोक किया जा सकता है? मेरा मानना यह है कि नंबर 2 की सिचुएशन जो है वही पॉसिबिलिटी है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो एमएलए होगा या एमपी होगा या मंत्री होगा, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अक्षरशः हो, ठीक, वो भी जरूरी है। ठीक। आज के दिन में जम्मू में जमीनों के रेट क्या हैं? आम आदमी अफोर्ड नहीं, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई छोटा सा प्लाट लेके घर बनाने की कोशिश करता है। ठीक। और उसी के चलते हुए अगर कोई फॉरेस्ट की जगह को इंक्रोच कर लेता है सिटी के पास या सिटी के दूर भी, तो ये काज ऑफ कंसर्न तो है। ठीक। दूसरी बात ये है कि नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप तब तक नेशनलिस्ट हो जब तक आपकी इलीगल एक्टिविटीज या आपकी इंक्रोचमेंट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाता। ठीक। नेशनलिज्म बाय इटसेल्फ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर कोई कम्युनिटी को नेशनलिस्ट होना ही चाहिए। कार्रवाई उनके खिलाफ ज़रूर होनी चाहिए जिन्होंने नाजायज़ कब्जे किए हैं या नाजायज़ कब्जे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े सड़कों के ऊपर जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक। और दूसरी बात यह है कि ये कहना भी किसी का मौके के ऊपर जाके कि अगर नाजायज़ कब्जे भी हैं तो तब भी कार्रवाई नहीं होगी, वो भी ठीक नहीं है। ठीक। वो भी एक गलत पिक्चर जो है वो प्रोजेक्ट करता है। एंड बाकी पर ये तो अनुशासनहीनता है भारतीय जनता पार्टी की कि एक तरफ से 2 एमएलए आपके जाकर कहते हैं कि जनाब हम तो खुद हटवाएंगे, और दूसरी तरफ से आपके एमएलए जाकर कहते हैं नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अनुशासन का मतलब क्या है कि आपकी कम से कम, और इससे तो ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर धड़े ही धड़े हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, कोई पूछने काछने वाला नहीं।
क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर पब्लिक उनके पास ग्रीवेंस लेके आती है तो उनका काम है कि पब्लिक की ग्रीवेंस को सुनना और उसका समाधान पर करवाना। सुनकर वो डिवकॉम को बता सकते हैं, डीसी को बता सकते हैं, एसएसपी को बता, वो खुद ही चल लेंगे नहीं जी हम खुद जाके कार्रवाई बिल्कुल, करेंगे। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि पब्लिक की समस्याओं का समाधान करना ज़रूरी है। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वो उनका दायित्व भी है। ठीक। वो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के साथ मिलके काम करें और उसको सिचुएशन को बना के रखें, लेकिन खुद अपने हाथ में कानून लेना या लोगों को ये धमकाना कि हम खुद तोड़ देंगे, खाली कर देंगे, या दूसरी तरफ से ये कहना कि अगर कोई भी आएगा तो हम उसको तोड़ने नहीं देंगे, ये दोनों चीज़ें जो है वो शायद ठीक नहीं है। इसके बारे में विद इन पार्टी जो है वो चर्चा तो होगी ही, पार्टी के बीच में इसके बारे में डिस्कशन होगी, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक। अगर कोई इलीगली इंक्रोच कर रहा है सरकारी जगह को या फॉरेस्ट की लैंड को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस इंक्रोचमेंट को कंटिन्यू नहीं करने देना चाहिए। कानून उसके लिए है। तो अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने आता है तो उसके ऊपर माकूल कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको सजग रहना चाहिए, लेकिन कार्रवाई जो है उसको करने का हक जो है वो उन अथॉरिटीज़ के पास है जिनके पास स्टैट्यूटरी पावर्स है। लेकिन सेठ साहब आपकी पार्टी के दोहरे मापदंड बिल्कुल समझ में नहीं आते। सत्ता में आप 2014 में आए जी, और मुझे ठीक तरीके से याद है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी रहे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वो एक समय में एक नारा दिया था उन्होंने कि जी भटिंडी खाली करानी है, मुझे याद है। फिर उसके बाद जब आप सत्ता में आए तो आपने भटिंडी को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बना दिया, रेगुलराइज कर दिया, और आपके कालखंड में भी वहाँ पर सड़कें, बिजली, पानी का जो निज़ाम था उसको और आपने बेहतर किया। उसके बाद यही जो आपके एमएलए हैं जो महामाया में जाते और कहते हैं कि भाई यहाँ मुझे अवैध कब्जा दिख रहा है, इन्हीं के वीडियो, इन्हीं के फोटो वायरल होते हैं उन्हीं जगहों से जिन जगहों पर एक समय में ये आरोप लगाते थे कि यहाँ तो अवैध कब्जे हैं। तो ये दोहरे मापदंड समझ में नहीं आते कि एक जगह आप पहले शोर मचाते हो कि यहाँ तो सब अवैध है, फिर आप उसको रेगुलराइज करते हो, फिर आप उसको लीगलाइज करते हो, फिर उसके बाद आप वहाँ पर उन्हीं जगहों पर उन्हीं लोगों को जिनको आपने कहा कब्जाधारी का, लैंड ग्रैबर का, आपके फोटो, आपके वीडियो उनके साथ आते हैं, और उसके बाद फिर ये महामाया वाला इंसिडेंट अचानक हो जाता। तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल स्टैंड ऑन लैंड ग्रैबिंग। क्या ये सिलेक्टिव है कि भाई वो वाले लैंड ग्रैबर हैं तो ये हमको क्या कहते हैं पसंद नहीं है, ये वाले लैंड ग्रैबर हमको पसंद है? देखिए, कानून को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लैंड में इंक्रोचमेंट कोशिश करता है करने की, उसकी इंक्रोचमेंट को रोकना जो है वो अथॉरिटीज़ का कंसर्न भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन इसके साथ ये भी कानून कहता है कि अगर कोई कॉलोनी इलीगल भी है और काफ़ी देर से काम कर रही है, इलीगल चल रही है, मतलब 15, 20, 30 साल से चल रही है, तो गवर्नमेंट उसके बारे में राय एक रख सकती है, गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि उस कॉलोनी को जो है वो रेगुलराइज किया जाए। ठीक। क्योंकि अगर वहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हज़ारों लोगों ने रहना शुरू कर दिया और जब उन्होंने इंक्रोचमेंट करनी शुरू की उस टाइम पे किसी ने कार्रवाई उनके खिलाफ की नहीं, वॉट एवर मे बी द रीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम आर पॉलिटिकल रीजंस ओनली, कुछ बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसके बारे में कानून भी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में हुई हैं कॉलोनीज रेगुलराइज, इलीगल कॉलोनीज रेगुलराइज होती रही हैं, आज के दिन में भी जो है वो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है। जो काफ़ी देर से इलीगल कब्जे में हाउसिंग कॉलोनीज बन चुकी हैं, उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो एक अलग मुद्दा है। ठीक। और दूसरा जो अभी एफर्ट हो रही है जगहों को इंक्रोच करने की, या जहाँ पे इंक्रोचमेंट जो है 5-6 महीने, साल, 2 साल पहले हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो दूसरा मुद्दा है। दोनों ही जो है मुद्दे उनको कंसर्न जो है करना चाहिए। जहाँ पर इलीगल कॉलोनीज, आई एम सेइंग इट वेरी क्लियरली विदाउट रिगार्ड टू द रिलीजियस कम्युनिटी हु इज होल्डिंग इट और नॉट, दोनों सिचुएशन में अगर कोई नाजायज कब्जा करता है, अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो फिर तो सारी की सारी जगह जो है जंगल के जंगल सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं कम्युनिटीज को, वो भी एक महदूद दायरे में है, उस सिटी के पास नहीं है, उसकी भी एक लिमिट है। तो दोनों के बारे में जो है वो कार्रवाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ठीक। अगर गवर्नमेंट जो है वो इस आपके मंत्री जी हैं, एक उनका बयान आ गया जावेद साहब का जो है इस बारे में, और 1-2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेतागण थे, उनके बयान भी आ गए इसके बारे में, तो वो कहीं फॉरेस्ट की इंक्रोचमेंट को जस्टिफाई करते हुए दिखते हैं।
अगर ये फॉरेस्ट की इंक्रोचमेंट को जस्टिफाई सिर्फ इसलिए करना है कि रिलीजियस कम्युनिटी जो उसको इंक्रोचमेंट कर रही है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, तो वो भी गलत है। ठीक। देखिए, गवर्नमेंट के लिए कम्युनिटी की रिलीजियस आइडेंटिटी मैटर नहीं करती है, ना करनी चाहिए। ठीक। गवर्नमेंट के लिए इंक्रोचर जो है वो इंक्रोचर है, चाहे वो गुजर कम्युनिटी से होगा, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से होगा, चाहे किसी और कम्युनिटी से होगा। ठीक। तो इंक्रोचर के खिलाफ कार्रवाई जो होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक। जैसी जीरो टॉलरेंस आजकल के दिन में हम ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट में जो आज में लगभग 700 से ज्यादा लोगों को वैसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे वहाँ पे माकूल कार्रवाई हो रही है उन लोगों के लिए जो ड्रग्स के धंधे में हैं, वैसी कार्रवाई जो है वो इंक्रोचर्स के खिलाफ भी होनी चाहिए, वरना अदरवाइज इंक्रोचमेंट को प्रीमियम देने वाली बात हो जाएगी कि आप इंक्रोच जगह को कर लो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट जो है बाद में रेगुलराइज कर लेगी, उसका भी जो है बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा। अंत में सेठ साहब मुझे बताइए कि आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि धड़ल्ले से करप्शन जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार में हो रही है, और वो तो अब यहाँ तक पहुँचे, वो तो नाम लेकर कह रहे हैं कि हम तो जानते हैं कि भाई फलां जगह पैसा चल रहा है, फलां जगह पैसा चल रहा है। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, समाज के बीच में चलते हैं, जम्मू कश्मीर की इस वक्त चुनी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, उस सरकार को लेकर आपका क्या कहना है? और दूसरा ये कि इन आज़ाद उम्मीदवार आपके साथी भी रहे हैं लंबे समय तक, जज मुजफ्फर खान, रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान साहब, उन्होंने आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर। उन्होंने कहा जी सब कुछ नौशेरा जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, और अब ये संकेत क्या दे रहा है? और ये जो गंभीर आरोप आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने लगाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? समाज में आपको क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है। 1947 के बाद से ही जम्मू कश्मीर करप्शन से जो है वो इफेक्टेड रहा ही है। जो भी गवर्नमेंट आती रही है उसमें करप्शन का बोलबाला रहा। ठीक। लेकिन ये गवर्नमेंट जो इस बार आई है, उमर साहब की गवर्नमेंट, इसने करप्शन की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। आज के दिन में इस गवर्नमेंट में कोई काम बगैर करप्शन के अगर हो जाए तो बड़ी हैरानगी की बात हो। पर ये तो कहते हैं हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। पावर उनके पास है, जहां पे करप्शन करनी है वहां पे पावर सारी है, जहां पे काम नहीं करना है वहां पे पावर नहीं है। तो इस गवर्नमेंट में रहते हुए अगर आप माइनिंग को देखोगे तो माइनिंग में, बाकी किसी और डिपार्टमेंट को देखोगे कि किस डिपार्टमेंट का नाम लें और किसका छोड़ दें। ठीक। अब या तो इनको ये लगता है कि हमारे पास पावर्स जो है वो, क्योंकि डबल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, एलजी साहब की भी है, इसलिए जितना हम कर सकते हैं इकट्ठा पैसा वो कर लें। कल पता नहीं गवर्नमेंट में रहेंगे नहीं रहेंगे, बनेगी दोबारा गवर्नमेंट नहीं बनेगी। लेकिन वी आर लुकिंग टू वन ऑफ द मोस्ट करप्ट रिजीम इन जम्मू एंड कश्मीर एटलीस्ट। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास इसका पुख्ता प्रूफ है कि किसी ट्रांजैक्शन में पैसा गया है, करप्शन हुई है, जिसका जिक्र रविंद्र रैना जी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिन में शायद एंटी करप्शन ब्यूरो को उतनी पावर है जितनी एंटी करप्शन ब्यूरो को पहले कभी थी नहीं। बिल्कुल। और एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर अब कोई रोक भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। दे आर फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनीबॉडी। ठीक। इंक्लूडिंग इवन द मिनिस्टर्स और द टॉप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ठीक। तो अगर किसी के पास पुख्ता सबूत है, ये तो आम आदमी तो ये चर्चा करता है कि करप्शन है, लेकिन अगर कोई प्रूफ के साथ है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मनी ट्रांजैक्शन हुई है, करप्शन हुई है, तो ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू द एंटी करप्शन ब्यूरो एंड लेट द एक्शन बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड। अब वो चाहे मंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, एक्शन तो होनी चाहिए। ठीक। अगर उनके खिलाफ एक्शन होगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो सिस्टम में रिस्टोर होगा। तो जज मुजफ्फर खान जो पिछले दिनों, रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान जो एमएलए हैं थाना मंडी के, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया जी सब कुछ नौशेरा जा रहा है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। देखिए, मुजफ्फर खान साहब की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके बारे में यही पता नहीं चलता कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है या नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं है। अब वो इंडिपेंडेंट जीते, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही हैं तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ठीक। वो वापस ज्वाइन भी नहीं करते। अब और अपने को compete करना चाहते हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ या किसी और के साथ, होना भी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एमएलए ही होता है। ठीक। अगर मुजफ्फर खान साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, कोशिश करते हैं
समाज को बदलने की और अपनी कम्युनिटी की और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हेल्प करने की, अगर उस जैसा आदमी भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कोई दूर भी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्ट ही है। अब अगर ये बात बीजेपी का कोई एमएलए कहता है या कोई और आम आदमी का कहता है या पीडीपी का कहता है तो हमको समझ भी आती है। ये आदमी तो वो कह रहा है जो सेमी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है, सेमी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है। अगर अपने लोगों को ही उमर साहब जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, उस आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नेता था और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी एमएलएस की सुनवाई कहाँ पे हो रही होगी। अगर मुजफ्फर खान साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10% काम भी नहीं होते हैं उसके मुकाबले जो नौशहरा में हो रहे हैं, तो दिस इज ए सीरियस काज ऑफ कंसर्न, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये गवर्नमेंट सेलेक्टिवली काम कर रही है। इस गवर्नमेंट के काम करने का तरीका ये है कि सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना है जो पार्टी को, जिन्होंने वोट डाला है या यहाँ पे पार्टी को अपना फ्यूचर दिखता है। सेठ साहब, अंत में मुझे ये बताइएगा कि ये बात किस हद तक सच है। जी, आपके एक वरिष्ठ नेता ने दिल्ली में बताया, उन्होंने कहा कि 8 एमएलए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दुखी हैं हमारे संपर्क में हैं, हमारा नंबर 37 के करीब करीब पहुंच चुका है, हमें 9 लोगों की और ज़रूरत है, और अगर हम घाटी से 9 लोग जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम जम्मू संभाग में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, तो मुमकिन ही नहीं है इस समय कहाँ से 8 लोग आएंगे, कहाँ से 9 लोग आएंगे, ऐसा कोई शगुफा उड़ा रहे हैं। तो लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और बड़ी गंभीरता के साथ जो भी बात करते हैं वो करते हैं, क्या ये सच है कि लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप कल तोड़िए, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, ऐसा है, आपके साथ किसने बात की है मैं कह नहीं सकता हूँ। आपकी अप्रोच विद इन बीजेपी मेरे से ज़्यादा है, ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर पोजीशन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाता है सब। तो इसके लिए 8 आदमी या 9 आदमी या 10 आदमी बीजेपी को कहेंगे कि आप गवर्नमेंट बना लीजिए, हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, वो होगा नहीं। इतनी से। लेकिन आपने तो एक और चीज़ की ना, आपने पीछे देवयानी राणा और बडगाम का जो चुनाव था, आप चुनाव ही नहीं कराएंगे 1.5-2 साल तक। इलेक्शन कमीशन कह देगा भैया 2 साल के बाद चुनाव करा लेंगे, क्योंकि यही सब तो देखने को मिल रहा है। मान लीजिए कोई डिफेक्ट हो गए, डिफेक्शन के बाद तो चुनाव के दोबारा से उन्हें चुनाव लड़ना है, फिर जीतना है, फिर आना है, तो तब तक गवर्नमेंट तो नहीं गिरेगी, तब तक गवर्नमेंट रहेगी। तब तक गवर्नमेंट कहाँ से गिरेगी? मतलब आप नंबर्स तो तब भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर कि राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। ठीक, यू हैव टू बी सीरियस। वी आर नॉट वेरी कीन टू ब्रेक नेशनल कॉन्फ्रेंस। वी आर नॉट वेरी कीन टू मेक उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट फॉल। ठीक, अगर उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट खुद गिर जाती है तो फिर हमारा क्या कसूर है उसमें? जैसे अगर मुजफ्फर खान साहब नाराज हैं, बड़े और लोग भी होंगे जो नाराज होंगे। कितनों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम हो रहे हैं। ठीक, तो जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम नहीं हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, और लोग आके रोज एमएलएस की गर्दन पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं। अब उन लोगों के लिए नाराजगी रखना उमर साहब के वर्किंग स्टाइल से जायज़ है, नॉर्मल है। अगर ऐसे लोग मिलके सोचते हैं कि हमको अलग हो जाना चाहिए पार्टी से, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगुजारी है, वो तो उमर साहब रिस्पॉन्सिबल है। हम क्या करेंगे? उन्होंने एक और बड़ी गंभीर बात कही, मैं इसलिए आपसे पूछ, उन्होंने कहा जी कि हमने देश में जितनी भी पारिवारिक पार्टियां थी, सब पारिवारिक पार्टियों का डब्बा गोल कर दिया है। उन्होंने कहा केवल 2 परिवार बचे हैं, झारखंड में सोरेन और जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार। उन्होंने कहा बाकी किसी राज्य में कहीं पर 2 या प्रतिद्वंद्वी है, या तो कांग्रेस है या बीजेपी, तीसरा कोई ऑप्शन लोगों के पास नहीं है। ये उन्होंने, अब ये मैं समझना चाहता हूं कि ये कोई लाइट हार्टेड, कोई मजाक कर रहे थे मेरे साथ, ये कोई गंभीर बात ऐसा नहीं है सर। राजनीति में परिवारवाद को खत्म करने का काम जो है वोटर का होता है, वो बीजेपी का काम नहीं है। ऑफिशियली तो आप ही करें, चुनाव तो आप ही जीत रहे हैं। अगर कहीं पे तो वोटर्स ने वोट डाले हैं तो जीत रहे हैं। अगर वोट, क्या ये सच है कि कोई परिवार बचा नहीं अब देश में? केवल झारखंड में शिबू सोरेन का परिवार है और जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक। ऐसा नहीं है भाई साहब, जैसे पंजाब में है तो बादल परिवार है, पर वो तो लगभग हाशिए पे है, वहां पर अकाली दल परिवार तो है। इस तरह अलग अलग जगह पे आपने सबको हाशिए में पहुंचा दिया ना। शिवसेना जो है, आपने शिवसेना से उद्धव शिंदे निकाल लिए,
आपने ममता बनर्जी की छुट्टी कर दी, हमने तो नहीं निकाला आपने शिंदे स्टालिन को, की छुट्टी कर दी। हमने तो शिंदे को नहीं निकाला। शिंदे साहब जो है निकले हैं जो ठाकरे साहब की काम करने के ढंग से, उनका अपना भाई जब निकल गया उसके काम करने के ढंग से, तो शिंदे साहब को क्या कहोगे? ऐसा नहीं है। राजनीति में आपके काम करने का ढंग, जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो पार्टी को इकट्ठा रखना है या पार्टी को तोड़ना है, उसके लिए जो है वो रेलिवेंट फैक्टर वो होता पर है। आपके साथ कोई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं है अभी? नहीं, हमारे पास अभी तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ना हमारी कोई बातचीत हो रही है, ना हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के धड़े के साथ बात कर रहा हूँ। मैं वही धड़ा बात कर रहा हूँ। मानते हैं आप है? अगर धड़ा हो भी तो हमारे साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे, ना ही हम इंटरेस्टेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने में या नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को गिराने में। आपको सरकार बिल्कुल 5 साल नहीं बनानी, 5 साल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, तय है? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दौर के ऊपर बीच में से टूट जाती है तो उस टाइम पे सरकार बनाने के क्या विकल्प हो सकते हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। आई कांट गिव ए स्टेटमेंट फॉर अनदर 3 years टू कम कि अगले 3 साल में ये चीज़ नहीं होगी। ठीक। राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता है। राजनीति जो है वो हर दिन के हिसाब से बदल जाती है। अच्छा सेठ साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि घाटी के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं अहमद अली फयाज, उनने एक ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि भाई ठीक जो ईद आने वाली है 25 मई के पहले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगभग 15 MLA जो हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं, 2 कांग्रेस से होंगे, 1 इंडिपेंडेंट होंगे, कैबिनेट भी पूरी तैयार हो गई है। तो आप 25 मई से पहले कोई स्पेशल सेशन ला रहे हैं पार्लियामेंट का, या क्या करने जा रहे हैं? कब तक आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? फयाज साहब की विजुअल थिंकिंग मुझे लगती है, क्योंकि ऐसे कोई तथ्य जो है वो सामने नहीं आए हैं। देयर इज़ नो फैक्चुअल पोजीशन एग्जिस्टिंग एज ऑन टुडे दैट देयर इज ए डिसीजन व्हिच इज टेकन और इज लाइकली टू बी टेकन सो सून फॉर गिविंग द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक बट एज रेजिडेंट ऑफ JNK आपको क्या लगता है कि स्टेटहुड कब तक मिलना चाहिए? नहीं सर, मुझे लगता है कि जब हालात माकूल हो जाएंगे तो स्टेटहुड मिलनी चाहिए और मिलेगी भी जब हालात माकूल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बवाल है हमें उसकी कोई जानकारी नहीं, हमें उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं। हमें अपनी पार्टी और अपने दल को देखना है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें सरकार बनती हो तो हम जरूर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे।